नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तो हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड यूनिट। ठीक है, सेकंड यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे फर्स्ट जो हमारा बिंदु दे रखा है, इसमें जितने टॉपिक हमारे दे रखे हैं, शोध का अर्थ देखना है हमें, इसके प्रकार देखने हैं, विशेषताएं देखनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखना है दोस्तों प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम कौन कौन से हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, दूसरी यूनिट हमारी है शोध अभिवृत्ति। ठीक है दोस्तों, शोध अभिवृत्ति की हमारी यूनिट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये सब ऊपर जो अभी पढ़ा है वही सब है। शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषता, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश वाले दोस्तों को दिक्कत आती है हिंदी नाम पढ़ने में, तो उनके लिए लिखा है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ये शोध होता है, ये है क्या। ठीक है, शोध को अनुसंधान भी बोलते हैं। ठीक है, और सिर्फ अनुसंधान नहीं, देखिए दोस्तों इतने सारे नाम है, इनमें से कोई भी नाम आपको दिख जाए ना तो आप समझ लेना कि बात शोध की हो रही है। ठीक है, देखिए कौन कौन से नाम है। शोध है, अनुसंधान है, अन्वेषण है, अनुशीलन है, परिशीलन है, मीमांसा है, गवेषणा है, खोज है दोस्तों, और लास्ट में जो रिसर्च हमारा इंग्लिश नेम है उसी को यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम अगर आपको मिल जाए ना आपके पेपर में तो आप समझ लेना कि बात यहाँ पे अनुसंधान की हो रही है, शोध की हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम टॉपिक में पढ़ते हैं कि आखिरकार ये अनुसंधान है, अनुसंधान मतलब कि शोध, ये है क्या। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हमारा ये अनुसंधान क्या है, रिसर्च हमारी है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए अनुसंधान एक प्रक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब होता है पूरा प्रोसेस है, ना कि एक स्टेप है। ठीक है, स्टेप यानी होता है सिर्फ एक कदम उठाना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, या पढ़ाई का टॉपिक हो या कोई अपनी ज़िंदगी का टॉपिक हो, उसमें एक स्टेप उठाना मतलब एक कदम उठाना। लेकिन प्रक्रिया होती है प्रोसेस जो चलता ही रहता है। ठीक है, तो अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों प्रदत्त हो। देखिए दोस्तों, ये जो डाटा है ना, हमारा इंग्लिश वर्ड है डाटा, तो इसमें बार बार आपको ना इसके लिए हिंदी में एक टर्म यूज होगी प्रदत्तो। ठीक है, प्रदत्तो का मतलब भी आंकड़ा होता है। ठीक है, आंकड़ा होता है मतलब कि डाटा, तो आप इसको याद रखिएगा। ये कहीं भी मिले तो समझ जाना कि बात यहाँ पे आंकड़े की हो रही है। ठीक है, तो देखिए अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों मतलब प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का समाधान किया जाता है। विश्लेषण का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी हमारा टॉपिक है उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके देखना विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे आंकड़े हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना है, उनका विश्लेषण करना है और फिर हमारी जो समस्या है ना उसका समाधान करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनुसंधान। समझ गए आप। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है पुराने आंकड़ों का पुनर्अवलोकन करेंगे और नए तथ्यों की खोज करना। ठीक है, मतलब कि जो हमारे सामने पुराने आंकड़े हैं ना उनका पुनर्अवलोकन मतलब कि दोबारा से उनका अवलोकन करेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद नए तथ्यों, नए फैक्ट्स की हम खोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैं निराला के ऊपर पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है, कभी है हमारा हिंदी साहित्य का निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मैं इनके ऊपर कर रही हूँ पीएचडी। तो देखिए मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर पीएचडी कर रखी है, तो मैं क्या करूँगी, अपना कुछ लिखूंगी ना निराला जी के ऊपर, उससे पहले मैं इनका लिखा हुआ पढ़ूंगी कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। और दोस्तों यहाँ पे ना आप बिल्कुल भी किसी को कॉपी नहीं कर सकते, मतलब कि दो दो तीन तीन लाइन भी अगर आपने कॉपी की ना किसी की, तो वहाँ पे जब स्कैन होती है आपकी थीसिस तो पता चल जाता है कि आपने कॉपी करी है। तो इसीलिए आपको इनको पढ़ के समझना है सिर्फ कि इन्होंने क्या लिखा है और आपको क्या अलग लिखना है, इसकी आपको जानकारी मिलेगी वहाँ पे। तो ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि पुराने आंकड़ों का पुनर्अवलोकन करेंगे, मतलब कि जितने भी पुराने आंकड़े हैं उनको हम दोबारा से देखेंगे बहुत अच्छे से और अपने नए तथ्य मतलब कि नए फैक्ट्स की खोज करेंगे और हमारा जो टॉपिक है हम उसमें क्या क्या करना है हमें उसकी हम खोज करेंगे। समझ गए आप। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि शाब्दिक रूप में बताइए कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, या फिर पूछ ले इंग्लिश में लिख के कि रिसर्च का अर्थ क्या होता है, तो आप बताइए। तो दोस्तों रिसर्च को आप दो भागों में बांट के देखना, री प्लस सर्च। ठीक है, तो री का मतलब होता है बार बार किसी भी चीज़ को बार बार करना, मतलब दोहराव करना, उसको दोहराना। ठीक है, और सर्च का मतलब होता है खोजना। ठीक है, किसी भी चीज़ की खोज करना। तो देखिए बार बार खोजना मतलब बार बार खोज करना। रिसर्च का मतलब ये है कि बार बार किसी भी चीज़ की खोज करना, उसको ढूंढना, बिल्कुल
बिल्कुल उसके नतीजे तक पहुंचना। ठीक है, रिसर्च का मतलब ये होता है। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये हमारे अनुसंधान के नाम है जो अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको ये सभी पता होना चाहिए कि ये कहीं भी लिखा है। देखिए, हिंदी वाले दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगी कि अगर आप अनुसंधान और शोध का जो नाम है वो रिसर्च मतलब कि इंग्लिश में याद करोगे तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ आपको एक नाम याद करना है रिसर्च, और हिंदी में देखिए इतने सारे, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो आप सोचोगे मैडम ने ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। मान लो गवेषणा लिखा आ जाए तो आप सोचोगे ये क्या है। तो दोस्तों इन सभी का मतलब वही है। ठीक है, इसलिए आप इस नाम को इंग्लिश में याद रखना है, रिसर्च। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए ये एसी को ठीक करने वाला आया पड़ोस में, तो ये पता नहीं बार बार मशीन चल रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है। आपको पता नहीं वीडियो कैसी पहुँचेगी आपके पास, लेकिन मुझे रिकॉर्ड तो करनी है। अनुसंधान की परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। और देखिए ये परिभाषा इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको मालूम होगा कि आखिरकार हमारा जो अनुसंधान है वो क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसकी आपको जानकारी मिलेगी, इसीलिए ये परिभाषा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, परिभाषाओं का क्वेश्चन कभी कभी आता है, एक आएगा पूरे, मतलब 1 या 2 आएगा पूरे, उसमें आएगा तो मुश्किल से, इतना नहीं आता। लेकिन आपके सामने परिभाषा इसलिए मैं लेके आती हूँ ताकि आपको उस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ हो जाए। ठीक है, आपको पता चल जाए कि इसमें क्या है। तो चलो पढ़ते हैं। जेम्स ड्रेवर जी ने क्या कहा है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को अनुसंधान कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है किताबी भाषा। ठीक है, इसको बोलते हैं किताबी लैंग्वेज, बुक्स की लैंग्वेज। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको एक बार पढ़ने से ये समझ में आ गया? नहीं आएगा दोस्तों, आप इसको अपनी भाषा में पढ़िए। आपकी जो भी भाषा है, आपकी क्षेत्रीय जो भी लैंग्वेज है, उसके अनुसार आप इसको पढ़िए। देखिए, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को अनुसंधान कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें ज्ञान और सत्यापन के लिए, देखिए पहले तो ज्ञान के लिए आपने कोई आंकड़े इकट्ठे किए, फिर इनका सत्यापन किया कि इसमें से कौन कौन से सही है। इनके लिए जो क्रमबद्ध खोज की जाती है ना, क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक, ठीक है, उसी को अनुसंधान बोलते हैं। ये बोला है जेम्स ड्रेवर जी ने। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इन्होंने बात बोली है जेम्स ड्रेवर जी ने, मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी सभी परिभाषाएं, क्योंकि इनकी परिभाषा से ना सब कुछ क्लियर हो जाता है उस टॉपिक के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि आपका जो ज्ञान है और उस ज्ञान के सत्यापन के लिए जो क्रमबद्ध रूप से मतलब सीक्वेंस वाइज जो खोज की जाती है उसी को तो अनुसंधान बोलते। ये जेम्स ड्रेवर जी ने कहा है, काफ़ी अच्छा कहा है, हमें मालूम होता जा रहा है धीरे धीरे और अच्छे से अनुसंधान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे CR कोठारी के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, मतलब आपकी सभी की किताब में भी ये परिभाषा लिखी है, लेकिन मैं फिर भी लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से मालूम हो कि रिसर्च क्या है। ठीक है, देखिए अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है, पढ़ लेते हैं कैसी विधि है, जिसमें सोपानी के रूप में समस्या की पहचान, देखिए समस्या की पहचान होती है हमें यहाँ पे। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण होता है। दोस्तों परिकल्पना मतलब पहले से की गई कल्पना। ठीक है, परिकल्पना का मतलब ये होता है तथ्य और प्रदत्तों का संकलन। देखिए तथ्य मतलब फैक्ट्स, जो आपके फैक्ट्स है वो, प्रदत्तों का मतलब मैंने आपको बताया ही था पहले, ये आ गए ना दोबारा से, आंकड़े, डाटा। ठीक है, का संकलन करना मतलब कि उनको इकट्ठा करना। अब संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है। देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे आंकड़े इकट्ठे किए हैं ना, ये इकट्ठे कर लिए, अब हमें करना है इनका विश्लेषण, अब हमें इनका विश्लेषण करना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ऐसे होता है विश्लेषण, ये देखिए ये होता है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ अनुसंधान, फिर बोलूँगी ये कितने प्रकार का होता है, तो मैं बोलूँगी ये इतने प्रकार का है, फिर इसके भी प्रकार निकालूंगी। तो ये होता है एक तरीके से विश्लेषण, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले तो उसने कोई समस्या थी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कोई समस्या थी, उसकी पहचान की है, ये देखिए पहचान की है। उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया है, मतलब कि अपने दिमाग में हम परिकल्पनाएं सोच के रखते हैं बहुत सारी। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि ये मैडम पढ़ाती है, ये कैसी दिखती होंगी, ये कैसी होंगी, ये क्या करती होंगी, इन्होंने कैसे पास, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, मेरे में भी आते। तो परिकल्पनाओं का निर्माण मैडम को सोच के नहीं, जो हमारा टॉपिक है उसको सोच के, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन मतलब कि हमारे जो फैक्ट्स है, हमारे डाटा है, उनका संकलन करना मतलब उनको इकट्ठा करना। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो जितने भी हमने इकट्ठा किया है ना यहाँ पे, इन सभी का विश्लेषण करना, मतलब कि बहुत अच्छे से टुकड़ों में बांट बांट करके इनकी व्याख्या करना। समझ गए आप? जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। अब देखिए मैंने यहाँ से पढ़ा, ये आपके समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि ये सारी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हमारी जो समस्या है ना उसका समाधान हो सके, उसका समाधान करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, समझे आप। तो ये बात इसमें कही है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। मतलब कि पूरी ये जो परिभाषा है ये लंबी तो लग रही है, लेकिन इसमें अनुसंधान को बहुत छोटे रूप में बहुत अच्छे से समझा दिया कि अनुसंधान में क्या होता है। हम पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे उसके लिए, फिर तथ्य और जितने भी आंकड़े मतलब कि जितने फैक्ट्स और डाटा है उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उनका विश्लेषण करेंगे, अलग अलग भागों में विभाजित करके उनको समझेंगे। और उसके बाद हम ये काम क्यों कर रहे, ताकि हमारी जो भी समस्या है उसको दूर करके और हम अच्छे से इस चीज़ को समझ सके, मतलब कि सामान्यीकरण कर सके, मतलब कि सरल भाषा में इसको समझ सके। ठीक है, तो ये कहा है CR कोठारी ने। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये है हमारी लास्ट वाली परिभाषा और इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये है E.J. मेसन की और W.J. ब्रेवल की। ठीक है, अब देखिए हो सकता है आपको ये परिभाषा एग्जैक्ट इसी रूप में याद ना रहे, इनका नाम भी याद ना रहे कि ये इन्होंने कहा है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है उसको आपको समझना है, उससे आपको समझ विकसित करनी है अनुसंधान जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कही गई है कि अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमारे अव्यवस्थित प्रयत्नों से काफ़ी अलग होती है। सीधी सीधी बात है कि अनुसंधान में जो हम खोज करते हैं वैज्ञानिक रूप से, ये व्यवस्थित रहती है और संगठित रहती है और ये बहुत अच्छी होती है। इसमें हमारे रोज़ की जो समस्या होती है उनका भी समाधान निकल आता है। ठीक है, लेकिन जो हम खोज करते हैं ना, हम जो खुद अपने निजी तौर पे हमारी खोज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमारा कुछ भी व्यवस्थित नहीं रहता, कोई पता नहीं हमें क्या करना है, किस तरीके से समस्याओं को सॉल्व करना है, और कोई टाइम फिक्स नहीं रहता कि किस तरीके से करना है। तो ये इन्होंने कहा है कि जो ये अनुसंधान है ना, इसमें जो वैज्ञानिक जांच पड़ताल के तरीके से हमारी खोज की जाती है। ठीक है, और खोज इस तरीके से की जाती है कि इसमें हमारे दिन प्रतिदिन की समस्याओं का भी हल होता है और व्यवस्थित और संगठित रूप से होता है। ठीक है, व्यवस्थित मतलब कि अच्छे से सेटलमेंट होता है चीज़ों का, और संगठित रूप से करते हैं सभी मिलके। ठीक है, तो ये कहा है किसने, E.J. मेसन और W.J. ब्रेवल ने। तो आप इसको याद रखिएगा। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। देखिए दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपकी किताब में दे रखे हैं, जो भी किताब आपके पास है उन सभी में दे रखे हैं। और आपको मालूम होगा वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, इन सभी के बारे में मैं आपको फर्स्ट यूनिट में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि ये क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है, अनुसंधान में भी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो हमारी जाँच की प्रणाली होती है वो बहुत अच्छी होती है, विश्वसनीय होती है। ठीक है, तो देखिए विश्वसनीयता होती है, इसमें निश्चयात्मकता होती है, मतलब कि निश्चित होती है कि डेफिनेट होता है कि यही काम यहाँ पे होगा। वैधता होनी चाहिए। वैधता का मतलब ये है कि आपने जो आयाम निर्धारित किए हैं इस टॉपिक को लेके, उसमें जो आपके जो कारण है वो बिल्कुल वैध होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए आंतरिक वैधता है, बाह्य वैधता है, यथार्थता या शुद्धता है, और लास्ट में आपका है सामान्यीकरण। ठीक है, लास्ट में सामान्यीकरण है। तो ये चारों भी आप याद कर लेना, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि अनुसंधान में जो वैधता आपकी विशेषता है उसमें कौन कौन, मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कार्य कारण संबंध की महत्ता होती है, बिल्कुल दोस्तों होती है। और इसके बाद में है अनुसंधान चक्रीय प्रक्रिया है। बिल्कुल हमारा जो अनुसंधान है वो चक्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि अनुसंधान ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे एक बार हो गया तो फिर से होगा नहीं, ये चक्रीय प्रक्रिया है, ये होता ही रहता है, हमेशा होता रहता है। ठीक है, ये सर्कुलर घूमता रहता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए 7वें पॉइंट में क्या लिखा है, अनुभवात्मक आधार संकल्पना है, और लास्ट में है तार्किकता। ठीक है, लॉजिक इसमें होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए ये सब तो पॉइंट है जो आपके सामने भी आपकी किताब में लिखे, इनको पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन पॉइंट का जो ओवरऑल निचोड़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए। देखिए नए ज्ञान की वृद्धि करना, अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं ना, उसमें होता है कि हमें नए ज्ञान की वृद्धि करना, इसमें हमारी विशेषता है। किस तरीके से है कि हम पुरानी चीज़ों को पढ़ के हमारा जो ज्ञान है उसमें नए ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं उसको। शोध कार्य सावधानी पूर्वक करना, बिल्कुल दोस्तों हमारा जो शोध कार्य है, जो हमारा रिसर्च का कार्य है, उसको बहुत सावधानी पूर्वक हमें करना है, क्योंकि अगर हमने उसमें गलती कर दी, कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया या फिर कोई भी हमने ऐसी गलती छोड़ दी, तो हमें पूरा काम दोबारा से करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है,
आंकड़ों के आधार पर परिकल्पनाएं बनानी है। बिल्कुल दोस्तों, जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके आधार पर हमें परिकल्पनाएं बनानी है, सोचना है, विचार करना है अच्छे से, ठीक है। प्रविधियों का प्रयोग, देखिए दोस्तों, एक तो आपको लिखा मिलेगा विधियाँ, ठीक है, एक लिखा मिलेगा प्रविधियाँ। तो हमारे ये जो अनुसंधान है, हमारे जितने भी ये प्रयोग करने वाली, जांच करने वाली ये सारी चीज़ें, इसमें प्रविधि क्यों लिखा है? क्योंकि इनकी होती है टेक्निक, ठीक है। और विधि कहाँ लिखा होता है? जैसे कि खाने बनाने की भी होती है विधि, तो वो एक तरीका होता है, ठीक है, और प्रविधि होती है एक टेक्निक। तो ये थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, लेकिन आपको उसके जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी टेक्निक कौन कौन सी है, ठीक है। वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना, बिल्कुल दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम समाधान ढूंढते हैं इसमें। अब देखिए, आपने जो ऊपर पॉइंट लिखे वो सब यहाँ पे आ गए। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, बिल्कुल लॉजिकल है इसमें। और वस्तुनिष्ठ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वस्तुनिष्ठ होगा कोई भी हमारा, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे या फिर हमारी जो जांच प्रणाली है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, तभी वो अच्छी होगी, तभी उसमें विश्वसनीयता होगी, तभी उसमें वैधता होगी, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो आप याद रखिएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें लास्ट पॉइंट है, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। बिल्कुल दोस्तों, अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक होती है, व्यवस्थित होती है और सुनियोजित होती है और संगठित भी होती है, आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये विशेषता के जो जितने भी पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे ये निचोड़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट तो आप याद कर लोगे, आपको पहले से भी सबको याद है, तो इनको जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना इनको है, ठीक है। चलो आगे पढ़। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में, ठीक है। आखिरकार हम कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, किस काम को पूर्ण करने के लिए अनुसंधान करते हैं, तो ये हमें इसके उद्देश्य से ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या है अनुसंधान के उद्देश्य, ठीक है। तो देखिए, किसी भी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना। बिल्कुल दोस्तों, कोई घटना है, कोई हमारा रिसर्च का टॉपिक है, तो उसके बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। किसी विशेष स्थिति का वर्णन करना, ठीक है दोस्तों, विशेष स्थिति का वर्णन भी इसमें होता है। समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल दोस्तों, अनुसंधान इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारी समस्याएं चल रही है आज के दौर में उनको दूर कर सके, उनका समाधान कर सके, ठीक है। विज्ञान पर आधारित वस्तु पर ज्ञान होना, बिल्कुल दोस्तों, हमें जो ज्ञान है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ मतलब अपने मन में जो धारणाएं बना के बैठे हैं उन्हीं पर आधारित हो, नहीं, वो उन पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो वैज्ञानिक आधारित होना चाहिए, ठीक है, विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। देखिए, इसके बाद है दो चरों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना। बिल्कुल दोस्तों, दो चर होते हैं, उनके मध्य जो कार्य कारण संबंध होता है, जो भी उनके मतलब कि जो जुड़ाव होता है, उनमें जो लगाव होता है, जो उनके अंदर रिलेशनशिप होती है, उसको समझना दो चरों के मध्य, ठीक है। और फिर उनका परीक्षण करना अच्छे से। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी और का शोध कार्य, यहाँ पे मेरा है, तो इन दोनों को समझना, ठीक है, और समझने के बाद फिर इनका परीक्षण करना कि ये इस संदर्भ में, ये इस संदर्भ में, मतलब दोनों अलग अलग संदर्भ में, ठीक है। तो ये भी उद्देश्य होता है अनुसंधान का। किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना, कोई भी घटना है उसके बारे में सह संबंध मतलब कि इस टॉपिक का क्या संबंध है उसकी जानकारी प्राप्त करना। व्यवस्थित प्रयत्नों के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। देखिए दोस्तों, जब आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक पे रिसर्च करोगे तो आप रिसर्च करते करते अगर आपने बहुत अच्छे से करी है, एकदम सटीक रूप से, एकदम सही तरीके से, तो आप उसके सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिद्धांतों का निर्माण करना। वैज्ञानिक कार्यविधि का उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। देखिए, वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग के द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये है इसके उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं महत्व की, इसकी आखिरकार रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस है मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना। एक तरह से जो हमने उद्देश्य पढ़े हैं उन्हीं को एक तरह से घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, महत्व में। और उन्हीं जो प्रकृति होती है हमारी अनुसंधान की, वो भी इसके महत्व और उद्देश्य में ही समाहित होती है, इसीलिए मैंने अलग से प्रकृति को नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए, मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना, बिल्कुल ये महत्व होता है इसका। जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति का सरल उपाय देना। बिल्कुल देखिए, कोई भी
मान लो कि कोई समस्या ऐसी है जो पहले बहुत जटिल थी, लेकिन अब वो बहुत आसान कर दी गई है। किस तरीके से? नए नए शोध कार्य करके, नए नए तौर तरीके, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। तो इसीलिए जीवन के उद्देश्य की जो प्राप्ति है उसको सरल उपाय देना, मतलब सरल तरीके से उसको किस तरीके से करें वो उपाय बताना। ठीक है, ये इसका महत्व है। ज्ञान के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल ज्ञान के विकास में तो सहायक होता ही है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है। हमारे उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए, हमारे जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए ये सर्वोत्तम क्रिया है। ठीक है, सर्वोत्तम क्रिया है अनुसंधान। सत्य ज्ञान की खोज करना, जो बिल्कुल सही ज्ञान है उसी की खोज करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का कार्य यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे जमा करवा सकते हो या फिर उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपकी जो सटीक जानकारी होगी उसी को रखा जाएगा। ठीक है, पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक। देखिए दोस्तों, पूर्वाग्रह मतलब कि पहले से बनी आई धारणाएं, प्राचीन समय से जो धारणाएं चली आ रही है उनका निदान करना, मतलब कि पहले उनका पता लगाना कि आखिरकार ये क्या है, इनके पीछे का रीजन क्या है, और उसके बाद उनके निवारण करना, मतलब उस समस्या को दूर करना। ठीक है, व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास करना। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम नई नई खोज करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे, तो हमारा बौद्धिक स्तर तो अच्छा होगा ही, बौद्धिक विकास होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में कौन सा पॉइंट है। जिज्ञासा से मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। बिल्कुल दोस्तों, जिज्ञासा होती है, उससे हमारी मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होती है। देखिए इसका महत्व ये भी है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन हो सके, मतलब कि अच्छे तरीके से उसका संचालन हो, इसमें भी सहायक होता है। ठीक है, रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है। बिल्कुल दोस्तों, जो रूढ़िगत विचार चले आ रहे हैं उनको सुधारना, ठीक है, उनको सुधारना, और जो हमारा व्यवहार है उसको भी सुधारना, इसके लिए ये मार्ग प्रशस्त करते हैं, मतलब कि राह दिखाते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसके अनुसंधान के महत्व के बारे में चर्चा। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए अनुसंधान के दो प्रकार है, टाइप्स ऑफ रिसर्च दो है। कौन कौन सी है? मूलभूत अनुसंधान है एक तो, और दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, आप इनको समझना, ठीक है, इनको रटना मत, इनको समझना। ये है फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च, ठीक है, और ये है अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि आप साइकोलॉजी से एमए करते हो तो अप्लाइड वाली अलग होती है, और ये जो मूलभूत अनुसंधान है इस तरीके से अलग होती है। दो तरीके की साइकोलॉजी से एमए होती है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से होती है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बताना, मुझे आपको यहाँ पे समझाना है। अब देखिए आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि ये जो हमारा मूलभूत अनुसंधान है इसमें तो क्या होता है, इसमें जो हमारे तथ्य है ना उनको इकट्ठा करना है। ठीक है, उनको इकट्ठा करने पे जोर देना है और यहाँ पे जाके उनको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, देखा नहीं कि इसमें क्या समस्या है क्या नहीं है, और यहाँ पे जो हमारी परेशानी थी उसका समाधान किया। अब हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको सारी जानकारी हो जाएगी। देखिए, तो देखिए ये जो हमारी मूलभूत अनुसंधान है इसका मुख्य उद्देश्य है वो नई रचनाओं का निर्माण करना है। ठीक है, नई रचनाओं का निर्माण करना है, मतलब कि देखिए केवल तथ्यों का एकत्रीकरण करना जिससे ज्ञान में वृद्धि हो, वह आवश्यकता होने पर आंकड़े काम आ सके। देखिए केवल तथ्यों को यहाँ पे इकट्ठा करना है जिससे ज्ञान में आपके में वृद्धि हो, मतलब आपका ज्ञान बढ़े, और आवश्यकता पड़े तो इन आंकड़ों को आप काम में भी ले सको। ठीक है, इसके बाद देखिए मूलभूत अनुसंधान का मुख्य ध्येय वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ विकसित करना है। मूलभूत अनुसंधान है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो कारण है वो क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से, वैज्ञानिक विधियों, वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक और अन्य घटनाओं के बेहतर समझ सके, मतलब अच्छे से और बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ सको, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। इसके बाद में देखिए मूलभूत अनुसंधान नए विचारों व सिद्धांतों का निर्माण करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास का आधार बनता है। ठीक है, ये मूलभूत अनुसंधान के बारे में है। जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत था ना, देखिए ये परिभाषा नहीं है, जीन पियाजे जी ने जो अपना सिद्धांत दिया वो मूलभूत अथवा मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही मानव विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने ना मानव विकास का जो सिद्धांत दिया वो मूलभूत या फिर मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही दिया। ठीक है, तो ये है। अब सीधी सीधी बात तो यही है कि यहाँ पे आपको फैक्ट्स को इकट्ठा करना है, उनका एकत्रीकरण करना है। और क्यों करना है, ताकि आप अपनी ज्ञान में वृद्धि कर सको, वैज्ञानिक तौर तरीके से अपनी मतलब घटना जो भी है, जो परेशानियां हैं उनको समझ सको। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो व्यवहारिक अनुसंधान है इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कहा है कि कोई भी समस्या है ना उस समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, देखिए एंड्रियास ने बोला है कि तथ्यों के द्वारा यदि अनुसंधान करता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे
तो इस अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तथ्य मतलब तथ्य आप यहाँ से जुटाओगे। ठीक है, यहाँ से आपने तथ्य जुटा लिए। अनुसंधानकर्ता मतलब कि जो रिसर्च करने वाला स्टूडेंट है उसको आप अनुसंधानकर्ता भी बोल सकते हैं। ये क्रियात्मक समस्या का जो समाधान करता है तो उसको हम व्यवहारिक अनुसंधान बोलते हैं। ठीक है, या फिर व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब व्यवहारिक अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, व्यवहारिक अनुसंधान है ये वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित तो है ही, जिसमें व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हमारी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इस अनुसंधान का प्रयोग दैनिक, दोस्तों ये दैनिक है। ठीक है, इस अनुसंधान का प्रयोग दैनिक समस्याओं एवं नवीन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो हमारा अनुसंधान है व्यवहारिक अनुसंधान, इसका प्रयोग हमारी जो दैनिक समस्याएं हैं, रोज की जो समस्याएं हैं और नवीन प्रौद्योगिकी है इसके विकास के लिए भी किया जाता है। व्यवहारिक शोध समस्या का निवारण करना है। सीधी सीधी बात ये है कि आपका ये जो व्यवहार, देखिए यहाँ पे आप दोबारा से पढ़िए, मूलभूत अनुसंधान है, इसमें आपको तथ्य जुटाने हैं। ठीक है, तथ्यों का जो आपके फैक्ट्स है उनको जुटाना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके यहाँ रखना है। ठीक है, अच्छे विचार लेके आपने इकट्ठा किया है ताकि इससे मदद हो सके, लेकिन उनको असली रूप में जो समस्या का समाधान होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है। तो ये चीज़ है इन दोनों में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का होता है, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसने 3 प्रकार का बताया। अनुसंधान को 3 भागों में बांटा है। देखिए, मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक। लास्ट में इसने प्रयोगात्मक अनुसंधान भी बोला है, ताकि प्रयोग करके एक बच्चा अच्छे से देख सके कि किस तरीके से हमारा होता है। तो ये हमारे लिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका आप नाम याद रखना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं हम प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको नया ऐड किया गया है सिलेबस में, ये पहले नहीं था। ठीक है दोस्तों, और इसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना। किताब में बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत मतलब इतना उलझा के लिखा हुआ है कि आप उसमें टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाती हूँ, और आसान भाषा में ही मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो हम समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं प्रत्यक्षवाद के बाद में। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे उत्तर प्रत्यक्षवाद के बाद में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रत्यक्षवाद है इसके जनक कौन है, ऑगस्टन कॉम्टे है। ठीक है, अब दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रत्यक्षवाद के बाद में। ठीक है, आखिरकार ये प्रत्यक्षवाद है, ये क्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए इंग्लिश नेम यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसे समझ लेना, क्योंकि हमारी ये क्लास है ना, ये टोटली हिंदी के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी के बच्चे यहाँ पे है, इंग्लिश के लिए नहीं बनाई जा रही। लेकिन फिर भी अगर कोई इंग्लिश का बच्चा है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे मैंने इंग्लिश नाम साथ में लिखा है ताकि वो उन चीज़ों को देख ले और समझ ले। ठीक है, चलो देखिए अब पढ़ते हैं हम प्रत्यक्षवाद के बारे में, क्योंकि ये इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रत्यक्षवाद है ये विज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, विज्ञान पर आधारित होता है, और इसके जो जनक माने जाते हैं ये माने जाते हैं ऑगस्टन कॉम्टे। ठीक है, ऑगस्टन कॉम्टे माने जाते हैं इसके जनक। तो आप इसका नाम याद, अब इनकी 2 रचनाएँ हैं। ठीक है, ये 2 रचनाएँ हैं इनकी। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ठीक है, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ये 1842 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी रचना है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, ये 1851 में प्रकाशित हुई थी। इन रचनाओं का आपको नाम याद नहीं रखना, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये कहना क्या चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण जगत में जो हमारा संपूर्ण संसार है, ठीक है, पूरे संसार में अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों के माध्यम से प्रत्यक्षवाद व्यवस्थित एवं निर्देशित होता है, वैज्ञानिक विधियों द्वारा समझा जा सकता है। सीधी सीधी बात ये है कि पूरा जो हमारा संसार है ना, इसमें जो हमारे प्राकृतिक नियम है, ठीक है, उनके माध्यम से हमारे ये प्रत्यक्षवाद है इसको व्यवस्थित और निर्देशित होता है, मतलब कि उनके द्वारा ये काम करता है। ठीक है, और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से। अतः हम कह सकते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्षवाद है। सीधी सीधी बात ये है कि निरीक्षण करना,
परीक्षण करना, प्रयोग करना, वर्गीकरण करना और इसके आधार पर जो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा कुछ भी हम समझते हैं और उससे हम नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वो है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, आपको समझ में आया प्रत्यक्षवाद क्या है? निरीक्षण का मतलब ये होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ध्यान से आप देखना और उसको सोचना, बिल्कुल नज़र एकटक यहीं पे होना। ठीक है, निरीक्षण ये होता है। परीक्षण होता है, परीक्षण मतलब कि आप करके सीखना, प्रयोगशाला में परीक्षण करते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो होता है परीक्षण। ठीक है, प्रयोग करना, उस पर फिर प्रयोग करना और वर्गीकरण करना, अलग अलग भागों में बांट करके उसको अच्छे से देखना। इन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किसी चीज़ को समझना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक स्तर है, एक वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, आप ये समझिए, इसमें भावनाओं का, कल्पनाओं का और अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये प्रत्यक्षवाद है ना, ये सामाजिक विज्ञान का मतलब एक टॉपिक है, जिसमें भी सोशियोलॉजी आती है सामाजिक विज्ञान में, उसका ये एक टॉपिक है। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि पहले बहुत ज़्यादा अंधविश्वास थे, बहुत ज़्यादा है, मतलब काल्पनिक रूप से, जैसे कि आंधी आई है, बरसात हुई है, बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ हो गया, तो लोग क्या करते हैं, अरे ये तो कलयुग आ गया, भगवान मारना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है, तो सभी ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन आजकल फिर भी उतना नहीं सोचा जाता। पहले पूरी तरह अंधविश्वास पर आधारित रहती थी चीज़ें, आजकल हम वैज्ञानिक तरीके से भी देखते हैं। कैसे कि देखिए, ऐप बना रखा है आरोग्य सेतु, तो उसमें हम देखते हैं कितने आंकड़े हैं, कितने सही हो गए, कितने मर गए हैं, कितने अभी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, मतलब कि हम वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे प्रत्यक्षवाद में है। प्रत्यक्षवाद में क्या है? भावनाओं का, कल्पनाओं का और अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं है। इस प्रत्यक्षवाद का ना एक तरह से जन्म, मतलब कि इसको लाना, अस्तित्व में लाना इसीलिए संभव हुआ क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा काल्पनिक और अंधविश्वासों से भरा हुआ था, तो इसीलिए इसका उदय हुआ। ठीक है, देखिए इसमें कार्य केवल वैज्ञानिक स्तर पर किए जाते हैं, इसमें जो काम किए जाते हैं वो वैज्ञानिक स्तर पर किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, अधिक वर्षा, चक्रवात, बाढ़, इन सब के कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, पता लगाया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित होता है ये। बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए ये है, देखिए वर्षा होना, चक्रवात, बाढ़, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक कारण ही तो है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। इसमें प्रयोग, अवलोकन और वर्गीकरण किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें प्रयोग करना, अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, इस तरीके के काम ज़्यादा किए जाते हैं प्रत्यक्षवाद में। ठीक है, इसके बाद सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, मतलब कि सामान्यीकरण किया जाता है। आप किसी भी चीज़ का पहले प्रयोग करोगे, अवलोकन करोगे, ठीक है, वर्गीकरण करोगे, उसके बाद ही तो उसके सिद्धांत बनाओगे ना। सिद्धांतों का निर्माण तभी तो होगा, और लास्ट में होगा सामान्यीकरण, मतलब सभी के लिए वो चीज़ सामान्य हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि ये वैज्ञानिक होता है। ठीक है, पूरी तरह, और इसमें भावनाओं के लिए, कल्पनाओं के लिए, अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन आखिरकार जो इसका नतीजा निकला है ना, वो क्या निकला है? देखिए जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यहाँ पर नमूने के द्वारा, अनुसूचियों के द्वारा, साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के द्वारा, अवलोकन या फिर प्रश्नावली से, इन सभी तरीकों से शोध किए जाते हैं। ठीक है, सभी तरीकों से, चाहे किसी भी तरीके से आप शोध कर लो, लेकिन फिर भी क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद भी अनुसंधान में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भावना आ ही जाती है। ठीक है, इसमें ये कमी पाई गई, प्रत्यक्षवाद में ये कमी पाई गई, और इसी कमी के कारण प्रत्यक्षवाद है ना, उसका उदय हुआ, मतलब कि वो अस्तित्व में आया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप दोबारा से इस चीज़ को समझिए कि ये जितने भी तरीके दे रखे, इनके द्वारा आप किसी भी तरीके से शोध कार्य कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं आड़े आ जाती है, और आपकी जो तर्क करने की, आपकी विचार करने की और आपकी अच्छे तरीके से सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब ये भावनाएं आड़े आ जाती हैं तो आपको रोक लेती है अच्छे नतीजे देने से। ठीक है, ये वैज्ञानिकों ने देखा, और वैज्ञानिकों ने फिर कहा कि इसमें व्यक्तिगत भावनाएं आ जाती है, इसीलिए ये इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी के कारण हमारा जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है उसका उदय हुआ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए कैसे हुआ उसका उदय और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए शोध की परिशुद्धता के लिए, परिशुद्धता मतलब कि एकदम एक्यूरेसी लाने के लिए, उसमें एकदम सटीक और सही चीज़ों को लाने के लिए उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम है, इसका उदय हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि क्यों हुआ इसमें उदय? अब देखिए दोस्तों, ये 4 चीज़ें है, ये आपकी किताब में लिखी है, लेकिन आपको ये याद रखना है। प्रत्यक्षवाद से संबंधित पहलू है,
पर ये चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चारों के नाम देके पूछ लिया जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, इनमें से कौन सा है जो नहीं है। तो ये चारों आपको याद होंगे तभी आप बता पाओगे, ठीक है। ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, एसियोलॉजी है और कार्य प्रणाली या शोध पद्धति है, ठीक है। इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में कि आखिरकार इसमें क्या है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि मतलब कि प्रत्यक्षवाद के बारे में क्या विचार थे उनके। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद विश्व जगत को तर्कसंगत और भौतिकवादी, ठीक है, तर्कसंगत और भौतिकवादी सांचे में ढालने का कार्य करता था। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि ये जो हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद है ये क्या करता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में इस धारणा को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया, मतलब कि इसने इस धारणा को स्वीकार नहीं किया। कौन सी धारणा को? इसको, तर्कसंगत और भौतिकवादी को। क्यों नहीं किया? कि इसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है क्योंकि मानव की भावनाएं आड़े आ जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में कि आखिरकार ये क्या है, इसमें कौन सी अच्छी चीज़ है कि इसका उदय हुआ, मतलब कि प्रत्यक्षवाद को इतना अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, ये है तो उसी से संबंधित, ठीक है, उसी का ही रूप है। लेकिन इसमें जो सामाजिक विज्ञान में अधिकांश शोध दृष्टिकोण और अभ्यास आज के समय में उत्तर प्रत्यक्षवाद से ज़्यादा सटीक बैठते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है ये प्रत्यक्षवाद का ही एक रूप है, उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जितने भी शोध कार्य आज सामाजिक विज्ञान में किए जाते हैं, ठीक है, वो सभी उन सभी के लिए इसको सटीक माना जाता है, इसको सही माना जाता है उत्तर प्रत्यक्षवाद को, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज के समय में, आज का जो समय चल रहा है उसमें सामाजिक विज्ञान के शोध कार्य के लिए कौन से परीक्षण को सही माना जाता है, कौन से उपागम को बिल्कुल सटीक और सही माना जाता है, ठीक है, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद को माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि मनुष्य तर्कसंगत है परंतु उसका व्यवहार तर्कहीन है। क्या कहा है कि मान लो कि आपने जो मतलब कि सिद्धांत दिया है कि ये तर्क संगत है, तो इन्होंने बोला है उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने कि मनुष्य तो तर्क संगत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसका जो व्यक्तित्व है वो तर्कहीन है, उसमें कभी कभी भावनाएं आड़े आ ही जाती है। इन्होंने ये बात कही और ये बहुत शानदार बात कही है और अच्छी बात कही है। देखिए, प्यार और सहानुभूति, भय और पक्षपात। प्यार होगा आपको किसी से, ठीक है, सहानुभूति की भावना होगी, डर की भावना आपके अंदर आएगी, भेदभाव की भावनाएं आपके अंदर आएंगी, तो आप क्या करोगे, इनके कारण हमारे जो आंकड़े हैं उनमें जो सही एकदम सटीक आंकड़े हैं ना वो हमारे सामने नहीं आ सकते, ठीक है। ये बात किसके बारे में कही है? प्रत्यक्षवाद के बारे में कही है। किसने? उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने, मतलब कि उत्तर प्रत्यक्षवाद में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवादियों का कहना है कि प्रत्यक्षवाद अति सूक्ष्मवादी परियोजना है। इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो अति सूक्ष्मवादी परियोजना है, मतलब कि वहाँ पे फैक्ट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है फैक्ट्स को इकट्ठा करने पे, ठीक है। अब देखिए, ये जो लास्ट के पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके लिए प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में अंतर करके मैंने दिखाया है, ठीक है, मतलब कि इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए, प्रत्यक्षवाद में शोधकर्ता व उसकी शोध वस्तु पर जोर दिया जाता है। देखिए, जो हमारा प्रत्यक्षवाद था उसमें शोधकर्ता, मतलब कि जो शोध करने वाला है स्टूडेंट, वो कौन से टॉपिक पे शोध कर रहा है, ठीक है, कौन से टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा है, सिर्फ उस पर जोर दिया जाता था। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद है इसमें शोधकर्ता के शोध के जो सिद्धांत है उन पर, परिकल्पनाओं पर, उसके ज्ञान पर, उसके मूल्यों पर, महत्वों पर, जो टॉपिक है उसका, उसके मूल्य और महत्व क्या है, इन सभी पर जोर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ उस स्टूडेंट का नाम और उसके टॉपिक के नाम, इस पर जोर दिया जाता था। लेकिन जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है उसमें मूल्य, सिद्धांत, ज्ञान, परिकल्पना, सिद्धांत सभी पर मतलब जोर दिया जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक की समझ विकसित कर देगा आपके अंदर ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक होता है, वह उत्तर प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है कि यहाँ पे सिर्फ मात्रा पर जोर दिया जाता है कि कितनी मात्रा में काम किया गया है, काम कितना लिखा है, कितने स्टूडेंटों की मात्रा कितनी है, सिर्फ मतलब फैक्ट्स पर बात की जाती है, मात्राओं पर बात की जाती है, ठीक है, मात्रात्मक रूप से बात की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रत्यक्षवाद में मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब कि
उस शोध की मतलब वो शोध कार्य जो किया है उसमें क्या लिखा है, कितने फैक्ट है, उन पर तो जोर दिया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या क्या गुण है, कितने अवगुण है, कौन कौन सी चीज़ उसमें अच्छी है, कौन कौन सी बुरी है, हर चीज़ पर जोर दिया जाता है और बुरी चीज़ों को दूर करके अच्छी चीज़ों का समावेश किया जाता है। ठीक है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि प्रत्यक्षवाद अच्छा है या फिर उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो दोस्तों उत्तर प्रत्यक्षवाद अच्छा है। सामाजिक विज्ञान के जितने भी शोध कार्य हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रत्यक्षवाद को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, देखिए लास्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्यक्षवाद में किसी भी तरीके से अच्छे आंकड़े जुटाने पर जोर दिया जाता है। देखिए प्रत्यक्षवाद है उसमें आंकड़े जुटाने हैं और अच्छे आंकड़े जुटाने, और चाहे आप कैसे भी जुटाओ उनको, मतलब कि एक तरह से पाबंद कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रत्यक्षवाद है, इसमें दबाव नहीं बनाया जाता कि आपको जुटाने हैं तो जुटाने ही है, आपकी इच्छा है, आपकी रुचि के अनुसार आपको कार्य करने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। तो सीधी सी बात ये है कि आज के दौर में उत्तर प्रत्यक्षवाद है ये ज़्यादा प्रभावी है, इसके तरीके से ज़्यादा काम हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कमियां पाई गई, इसी तौर पर तो उत्तर प्रत्यक्षवाद का उदय हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, कितनी अच्छी लगी ना, हमें पढ़ के बहुत अच्छी लगी। ये कितनी अच्छी बात हमारे लिए लिखी गई है, कितनी अच्छी चीज़ें हमारी शिक्षा में है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या ये जितनी भी अच्छी अच्छी बातें लिखी है ये अच्छे तौर पर लागू हो रही है आज के दौर में? अगर ये अच्छे तौर पे इसी तौर में जिस तरीके से इनको लिखा गया, जितनी अच्छी भावना से इनको लिखा है, उसी अच्छी भावना से अगर इनको मतलब कि लागू करते, ठीक है, तो काम अच्छा होता। देखिए अच्छी नीतियाँ कोई भी बना देता है, अच्छे विचार भी कोई भी लिख देता है, लेकिन उनको लागू करना, ठीक है, वो होता है सबसे बड़ा चैलेंज, और वही नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ सिलेबस एक बार, और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट है ये पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे सीधी सी बात आपको समझने की ये थी कि शोध होता क्या है, उसमें किस तरीके से होता है, कौन सी अच्छी चीज़ें होती है, किस तरीके से किस किस भाग में बांटा गया है, इसका अर्थ क्या है, कौन कौन से उपागम हैं जिनके द्वारा हमें मदद होती है शोध कार्य करने में। ठीक है, तो यही पूछा गया था आपसे। इसमें ज़्यादा आपको रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको समझने वाली चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, और जब आप PhD करोगे ना तब आपको इन चीज़ों की इतने अच्छे से समझ हो जाएगी कि आप यूँ ही मुँह से बोलोगे, जैसे हम लोग बात करते हैं ना आपस में खाने पीने की, उठने बैठने की, उस तरीके से आपको ये टॉपिक लगेगा बाद में। लेकिन अभी तो आपको PhD में एडमिशन लेना है, वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए आप इस चीज़ से अभी रूबरू नहीं हो। लेकिन जब आपको मालूम होगा तब बहुत आसान लगेगा आपको ये लेकिन जब आपको इस टॉपिक के बारे में पता चलेगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आप इसको आज ही अपनी किताब में से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलो मैं चलती हूँ, अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।